हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट वीडियो में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला चैप्टर को हम देखा था, उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखे थे। अब इस वीडियो में हम पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक, ठीक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। आपने कोनिक्स के बारे में पढ़ रखा है क्लास 11th में। कोनिक्स की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, याद होगा आपको। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब होते हैं ना, कोनिक्स होते हैं, इन सबको कोनिक्स आप बोलते हैं। तो इनकी इक्वेशन आपने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ी हुई है। कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ी है मतलब एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ी थी आपने, वहां पर इक्वेशन जैसे आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पढ़ा था, और इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पढ़ा। ये सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, और भी बहुत सारी पढ़ी थी, ठीक है। बट वो सब एक्स और वाई की फॉर्म में थी, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में थी। यहां पर आपने वो सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहां पर आपने पढ़ना है पोलर फॉर्म में उन कोनिक्स की इक्वेशन। पोलर फॉर्म का मतलब आर और थीटा की फॉर्म में आपने उन इक्वेशंस को पढ़ना है, ठीक है। बेसिक्स वही रहेंगे। बेसिक्स से मतलब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होता है, वो सारी चीजें वही सब रहेंगी। बट अब इक्वेशन लिखने का मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताता हूं। यहां पर हम मोस्टली डेरिवेशंस में भी और मोस्टली क्वेश्चंस में भी एक पैटर्न को लेंगे। एक पैटर्न को लेंगे मीन्स कि डेरिवेशन के लिए या क्वेश्चंस के लिए हम मेनली पैराबोला का यूज करते हुए आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि पैराबोला के लिए आपको एक कैलकुलेशन करना, डेरिवेशन करना इजी पड़ जाता है, एक ही फोकस भी होता है। तो पैराबोला को लेकर के चलेंगे और उसके हिसाब से वो जनरलाइज इक्वेशन किसी भी कोनिक के लिए हो जाएगी। आप जानते हो ना, इसेंट्रिसिटी को लेकर के आप इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता आपने पढ़ी थी, उसके लिए वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो और इलिप्स के लिए अलग होती है, हाइपरबोला के लिए अलग होती है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर पैराबोला को हम लेकर के एग्जाम्पल चलेंगे, इक्वेशन निकालेंगे कोनिक की। बट आप ये मत सोचना कि ये केस सिर्फ पैराबोला के लिए है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के हम उसमें चल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन बताने में इजी हो जाए, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का यही है, ठीक है, जो मैंने हेडिंग में भी लिखा है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे बोला, तो हम पहले यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफली एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक पैराबोला कंसीडर कर लिया, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा ज्यादा, आपको मेनली समझाने पर फोकस कर रहा हूं। तो इसलिए आप थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। एस हमने इसका एक फोकस लिया, जानते हैं आप फोकस होता है इसमें। और ये भी आप जानते हैं कि जो सेमी लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम आपने पढ़ी होगी ना, जो लाइन इसकी इनिशियल लाइन के या एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, उसको आप बोलते हैं एल एस एल डैश। ये क्या हो, इसकी लेटस रेक्टम, ठीक है ना। एक तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। दूसरा आपने पढ़ी थी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स या उसको क्या बोलते हैं आप, नियता, हिंदी में क्या बोलते हैं, नियता, ठीक है ना। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स इसकी ले ली है। मैं इसकी कुछ नेमिंग कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने Z ले लिया है, ठीक है। और जैसे अब आपको कोनिक की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैंने आपसे पहले भी बोला, जिसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी बाउंड्री पर आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो यहां पर हम इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके r, थीटा एज यूजुअल, ठीक है। तो ये मैंने कंसीडर कर लिया P पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है इसकी कुछ मैं नेमिंग कर देता हूं। नेमिंग करने के लिए इजी पड़ेगा कि ये मैं एक लाइन यहां इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपसे जेड के बी द डायरेक्ट्रिक्स, जेड के बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, ऑफ द कोनिक। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। एंड मैंने क्या किया, इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर पी पॉइंट से मैंने ये जो इसका एक्सिस था, या फिर यहां पर आप बोल सकते हैं इनिशियल लाइन थी, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हो गया आपका पी एम। ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ये यहां पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पी एम and Pn to directrix Zk and Sz। यह आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसमें आप को पता ही है ये एंगल आपका कितना होता है, थीटा। तो एंगल पी एस एन ये तो हो गया आपका थीटा, और जो एस पी लेंथ हुई वो आपकी हो गई आर। ठीक है, ये सब आपको पहले से पता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पास्ट में आपको लेके जाऊंगा। पास्ट की एक डेफिनेशन है जिसका आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपने पढ़ रखा है उत्केंद्रता, अभी हमने इसके बारे में बात भी करी थी, उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के लिए आप उसे कैसे फाइंड करते हो किसी भी कोनिक के लिए, तो उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैं उसी डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक। इसेंट्रिसिटी, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये इक्वल होती है रेशो के, किस रेशो के, एसपी अपॉन पीएम। मतलब किसका रेशो, कि इसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट को फोकस से मिलाया वो लेंथ, अपॉन में उस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डायरेक्ट्रिक्स पर, तो उसकी लेंथ। तो यानी कि इन दोनों लेंथ का जो रेशो होता है वो आपका ई के इक्वल होता है। और इन जनरल आप उसको ये एस एल और एल के टर्म में भी यूज करते हैं। अभी उसका हम यूज करेंगे, उसके टर्म में भी इसको बोलते हैं। तो फिलहाल एस पी इक्वल टू क्या हो गया यहां से, ई इंटू पी एम। अब इस पीएम की वैल्यू हमको और थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको दिख रहा होगा इस फिगर में पीएम है और मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो ये एनजेड की इक्वल ही तो हुआ। तो ये कितना हो गया आपका एनजेड। ठीक है, अब एनजेड यहां से दिख रहा है आपको। एनजेड की जो लेंथ है वो एसजेड में से अगर आप एसएन को माइनस कर दो, अगर एसजेड में से आप एसएन को माइनस करो तो एनजेड मिलेगा ना। तो मैं उसी हिसाब से इसको लिख रहा हूं, एसजेड माइनस क्या हो गया, एस एन। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको भी ओपन कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो गया ई एस जेड माइनस ई एस एन, ये ऐसा बन गया, ई एस जेड माइनस ई एस एन। ठीक है, अब यहां पर फिर से हम डेफिनेशन का यूज करते हैं जो ऊपर मैंने यूज करी थी इसेंट्रिसिटी की। अगेन मैं इसको कुछ इक्वेशन लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन अगेन ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको जैसे भी बोला भी था, ये हो जाएगा एस एल अपॉन एल के। वही डेफिनेशन लग रही है ना, एल भी तो पॉइंट है बाउंड्री पर, तो उस पॉइंट को मैंने किससे मिलाया, तो उस पॉइंट को मैंने मिलाया फोकस से। और ये जो एल के वाली लेंथ है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है डायरेक्ट्रिक्स पर, तो वही रेशो है। ठीक है, वही बात है ना। ठीक है, तो ये अब एस एल इक्वस टू क्या हो जाएगा यहां से। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पे दिख रहा होगा फिगर में एल के और ये एस जेड, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये भी परपेंडिकुलर है एक्सिस के और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हैं। और ये यहाँ पे इन दोनों के ये दोनों भी पैरेलल भी होंगी और क्या हो जाएंगी फिर इक्वल। तो एल के किसकी इक्वल आएगी यहां पर आपकी, एस जेड के। ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन से मैं इसको लिख देता हूं, एस एल अपॉन एल के की जगह पर मैं यूज कर देता हूं एस जेड। ठीक है, इसके साइड में मैं लिख देता हूं सिंस
एल के इक्वल्स टू एस जेड। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इसका तो हो गया ई एस जेड, ये हो जाएगा फिर अब आपका ई एस जेड इक्वल्स टू एस एल। और एस एल क्या है आप ये बताओ। मैंने आपसे बोला था कि ये एल एस एल डैश, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं उसकी लेंथ को 2L से। सेमी लेटस रेक्टम बोलते हैं, मैं एस एल बोलता तो उसको एल से डिनोट करते। अगर मैं एल एस एल डैश बोल रहा हूं तो उसको 2L से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एस एल है तो वो क्या हो जाएगी एल के इक्वल। ठीक है, ई एस जेड की जगह आप अब क्या पुट करोगे यहां पर एल। अब रह गया क्या उसमें एस एन, तो मैं एस एन को भी फाइंड कर लेता हूं, फिर दोनों को फाइंड करके इसको हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया। और देखो अब एस एन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पी एस एन ट्रायंगल। ठीक है ना, इस पी एस एन ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। तो इस पी एस एन ट्रायंगल में क्या है देखो, फ्रॉम ट्रायंगल पी एस एन, फ्रॉम ट्रायंगल पी एस एन, यहां से एस पी वाली लेंथ आपको मालूम है, थीटा ये एंगल मालूम है, पी एन लेंथ आपको नहीं मालूम है, और एस एन लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो मैं क्या यूज करूं, कॉस थीटा का यूज करूं या साइन थीटा का यूज करूं आप बताओ। अगर मैं साइन थीटा का यूज करूंगा तो मुझे पी एन को लिखना पड़ेगा जो कि मेरे पास नहीं है, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना। लेकिन मेरे पास एस एन जो मुझे यहाँ पे यूज करना है उसको मैं निकाल सकता हूं, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका एस एन अपॉन कितना आएगा एस पी। ठीक है, यानी कि यहां से आपका एस एन की लेंथ जो है वो क्या मिलेगी आपको एस पी कॉस थीटा। ये हो गई आपकी थर्ड। तो सेकंड का और थर्ड का अब हम फर्स्ट में यूज करेंगे। यूज 2 and 3 in 1। क्या हो जाएगा देखो आप, एसपी मैंने ऊपर क्या लिया था, एक तो आर, और यहाँ क्या आया था ई एस जेड किसकी इक्वल आ गया था आपका एल के माइनस ई एस एन की जगह क्या पुट किया हमने एस पी कॉस थीटा, और एस पी कितना है आपका आर, तो यानी क्या हो जाएगा एल माइनस ई आर कॉस थीटा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आप इस साइड ले आओगे तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिलेगा L इक्वल्स टू आर 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो ये हो गई आपकी किसकी इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये होती है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक अगर मैंने इस तरीके से इसको लिया हुआ है। ठीक है ना, और इसी में अगर ये मैंने पैराबोला इस साइड में लिया, अगर पैराबोला में उस साइड को इसका फोकस लेता तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती, यहाँ पे एल अपन, अभी इसका भी स्पेशल केस आएगा उससे भी आप समझ सकते हो, बट मैं खाली ऐसी इक्वेशन बता रहा हूं। तो इसी इक्वेशन को वो इस टाइप की भी हो सकती है अगर मैं यही पैराबोला इस फॉर्म का ले रहा होता तो। ठीक है ना, तब इस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाती 1 माइनस का ई कॉस थीटा, तब ये ऐसी बन जाती इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखो एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक की है, बट स्पेशल केस ये है कि अगर ये इसका जो एक्सिस है वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है इनिशियल लाइन से, उस केस में पोलर इक्वेशन कोनिक की क्या आएगी। ठीक है ना, तो इसको हम देख लेते हैं। स्पेशल केस है पोलर इक्वेशन of conic with its focus as the pole and its
एक्सिस inclined at an angle गामा। गामा लिखा है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट जो अमूमन बुक्स में डेरिवेशन में चल रहा होता है उसी हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी एंगल को हो सकता है, वो कोई अल्फा बीटा गामा इस टाइप का कोई वो रूल नहीं है, ठीक है। तो टू द इनिशियल लाइन ये हमने लिया है। तो अब इसको देख लेते हैं, पहले इसकी थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसको भी हम बना लेंगे। ये मैंने इसका फोकस कंसीडर कर लिया। जैसे वहां पे डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर करी थी, वैसी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ। एसजेडी उसकी नेमिंग रख रहा हूँ जैसे पहले रखी थी, और यहाँ पर जैसे वहां पे पी पॉइंट लिया था ना हमने, तो पी पॉइंट ही मैं ले रहा हूँ। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डायरेक्ट्रिक्स पर, तो उसको पीएम नेमिंग करी थी हमने, वही नेमिंग मैं सब कुछ वही रख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो इसकी लेटेस्ट रेक्टम आई थी उसको भी हमने लिया था, तो उसको भी हम इसी तरीके से लेके चल रहे हैं, एल एस एल डैश, ठीक है। और यहां से फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी जो किसके पैरेलल थी, ये जो आपकी एस जेड वाली लाइन थी इसके पैरेलल थी ना, तो वो सब कुछ मैंने वैसे का वैसे ही लिया पूरा, थोड़ा सा उसको बस घुमा दिया। कितना घुमाया, ये मैंने घुमाया इसको गामा एंगल, इतना एंगल, ठीक है ना। पहले यही आपकी इनिशियल लाइन थी, अब इनिशियल लाइन ये है और जो एक्सिस है वो ये जा रहा है, ठीक है। इतना डिफरेंस आया है। तो अब इसमें जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए थे आपने, वहां पे r कोमा थीटा, यहां भी r कोमा थीटा हम ले लेते हैं, ये भी सेम रहा। ये अगर r कोमा थीटा लेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरा एंगल थीटा हो जाएगा इनिशियल लाइन से। तो ये एंगल कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका एंगल थीटा माइनस गामा, समझ में आ रहा है। ये एंगल आ जाएगा थीटा माइनस गामा। और यहां से परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया था उसको मैंने लिखा था एन से, तो मैंने यहां भी वही चीज रखी है, ठीक है ना। तो आपका जो ये है एंगल पी एस जेड, ये मैंने आपको बता दिया, ये कितना हो गया एंगल पी एस जेड, ये आपका एंगल आ गया थीटा माइनस गामा, ठीक है ना। और बाकी ये सब तो आप समझ गए हैं। अब यहां पर जो मैंने उस डेरिवेशन में शुरुआत करी थी, मैं वहीं से शुरुआत इसकी भी कर रहा हूं। तो इस बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक ई इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे वहां पे हमने लिया ई इक्वल्स टू क्या होगा, एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम, यही तो लिया था वहां पे भी, यहां भी वही लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, ठीक है, वो भी वही चल रहा था। फिर पीएम जो है आपका वो किसकी इक्वल आया था, आपके पीएम आया था आपका एनजेड के इक्वल, वो भी ठीक हो गया। फिर एनजेड की आपने लिखा था, एनजेड को क्या लिखा हमने, एनजेड को हमने लिखा एस जेड माइनस एस एन, वो भी वही हो गया एस जेड माइनस एस एन, ये भी उतना ही रहा, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों में, तो ई एस जेड माइनस क्या आएगा ई एस एन, और ई एस जेड कितना होता है आपका एल, वो भी ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, माइनस ई एस एन। अब ये ई एस एन इसको हमें अब फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में बोला, वहां पे एस एन निकाला था हमने, कितना आया था आर कॉस थीटा। अब क्या आएगा बताओ, आप बता सकते हैं। जैसे पिछले डेरिवेशन में था वैसे इस डेरिवेशन में आप निकाल सकते हो इसको भी ना, फ्रॉम ट्राइंगल पी एस एन क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लो, यहां से अगर हम साइन, यहां से अगर आप कॉस थीटा माइनस गामा, यही तो है ये वाला एंगल पी एस एन वाला एंगल, तो इसको अगर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये आपका बेस हो गया एस एन, बेस हो गया इसका एस एन, और परपेंडिकुलर ये 90 का एंगल है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका एस पी, यानी कि एस एन इक्वल्स टू कितना हो गया, एस एन इक्वल्स टू हो गया एस पी कॉस थीटा माइनस गामा, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर मैं फिर से देखूं तो एस पी इक्व टू क्या हो जाएगा, एल माइनस ई, एस एन की जगह पर क्या आएगा, एस पी कॉस थीटा माइनस गामा, ये ऐसा आएगा। अब इसको हमें एस पी कितना होता है आपका आर, तो आर इक्व टू एल माइनस ई आर कॉस थीटा माइनस गामा, ये आपका ऐसा बन गया। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये इक्वेशन फाइनल आपको मिलेगी एल अपॉन आर इक्व टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो आपको मैंने पिछली इक्वेशन बताई थी उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। वहां पे जो आपकी इक्वेशन आई थी वो आई थी एल अपॉन आर इक्व टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, यहाँ पे आई है एल अपॉन आर इक्व टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा। तो गामा का ही तो डिफरेंस था, तो वही हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक और इक्वेशन बताई थी, उसमें माइनस लगाया था, ये आपका था, अगर मैंने बोला कि ऐसे है, अभी इसका फोकस इस साइड में है, अगर ये पूरा रोटेट कर जाए, उल्टा हो जाए, तो ये माइनस आ जाएगा। ये उल्टा हो जाए, माइनस हो जाए, मतलब गामा एंगल क्या हो जाएगा आपका, पाई के इक्वल। गामा एंगल कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल। तो यहाँ थीटा माइनस आप पाई करेंगे, तो आप जानते हैं थीटा माइनस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसलिए आपका ये इतना पोर्शन, दोनों चीजें जो हो रही है इसमें आपकी वेरीफाई भी हो रही है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी ये इसकी इक्वेशन। अब इसमें एक इक्वेशन और हमें देखनी है, फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अब हमें देखनी है यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको ये बताई थी ना, ये जेड के वाली लाइन यहाँ पर है और पिछली डेरिवेशन में भी थी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देखो, एक मैं ले लेता हूं यहां पर आपका कोनिक ले लिया, और ये मैंने ले ली उसकी कोई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे आपका ये हो गया फोकस, इसका फोकस को एज अ पोल यहां पर लेकर के चल रहे हैं हम सारे डेरिवेशन में ना। और मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है उसी की बाउंड्री पर हमें कोई भी करंट पॉइंट कंसीडर करना होता है। तो यहां पर हमने ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पर अब की बार हमने यहां पर पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, आर कॉमा थीटा हो गया। इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ भी कर लिया, और एस जेड ये आपका जेड पॉइंट हो गया, ये आपका जेड पी पूरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। बाकी आप ये जानते ही हो कि ये अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पूरी जो होती है इसको क्या बोलते हैं आप, ठीक। अब P पॉइंट की कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा आपका थीटा, और जो SP लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी r। ठीक, तो अब हमें फाइंड करना है इसमें मैंने बोला आपसे यहाँ पे, जैसे हमने पिछले दो डेरिवेशन में भी इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन का यूज किया ना, कोनिक की जो डेफिनेशन थी उसका यूज किया, तो अब भी हम उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से निकालूं E, तो E की जो लेंथ होगी, और सपोज करो मैं एक चीज और करता हूँ, यहां से भी कुछ परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे पिछले में भी ड्रॉ किया था, मैं यहां से कर देता हूँ, तो E इक्वस टू कितना आएगा आपका, E आएगा आपका E इक्वस टू एस एल अपॉन एल के। एस एल तो आपको इसमें मालूम ही है, और ये एल के जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एस जेड के। ठीक है ना, तो यहां से एस एल इक्वस टू आपको मिलेगा ई एस जेड, ई एस जेड। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी एस जेड, फ्रॉम ट्राइंगल पी एस जेड, फ्रॉम ट्राइंगल पी एस जेड, ये देखो आपका एंगल है थीटा। ठीक है ना, तो यहां से हम देख सकते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा आपका हो जाएगा एस जेड अपॉन एस पी। ठीक, एस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एस पी कॉस थीटा, और एस पी कितना है आपका आर, यानी कि ये क्या हो गया आर कॉस थीटा। और देखो एस जेड को अगर मैं यहां से फाइंड करूं तो एस जेड कितना आएगा एस एल अपॉन ई, तो ये भी मैं पुट कर देता हूं एस एल अपॉन ई, और एस एल आप जानते हो कितना होता है एल, स्मॉल एल,
यानी कि सिमिलेटस रेक्टम। तो L अपॉन ई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। L अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस L अपॉन ई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, या फिर इसी को हम मैंने ऐसे भी ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बोलते हो L अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन जनरली हम L अपॉन आर की फॉर्म में सबको लिख रहे हैं, इसलिए इतना इसको भी लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बताई थी कि अगर जो आपका कोनिक है उसका एक्सिस इंक्लाइंड हो एंगल गामा पर, तो उस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी। सेकंड केस में जैसे वहां पे इक्वेशन आई थी आपकी L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा, तो यहाँ हो जाएगी L अपॉन आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा माइनस गामा। ठीक है, ये आपका हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये तो आपके कोनिक की इक्वेशन हो गई और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। और ये कोई क्वेश्चन ऐसे बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो उसको आसानी से समझ सकते हो, और इनमें से क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ भी जाता है जनरली। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द इक्वेशन L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड L अपॉन आर इक्वल्स टू -1 प्लस ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट्स द सेम कोनिक। ये सेम कोनिक को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, हमें इस चीज को बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कोनिक की इक्वेशन क्या है, L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है आपको, L अपॉन आर इक्वल्स टू -1 प्लस ई कॉस थीटा। हमें ये शो करना है कि ये दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट, अगर ये सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं फर्स्ट वाले कोनिक पर और उसके कुछ हम कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, तो वही कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हमें लेकर के चलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट लेते हैं, लेट P R1, θ1 be any point on the conic 1। ये फर्स्ट कोनिक पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया। अगर कोई पॉइंट किसी कोनिक पर होगा तो एज यूजुअल आप जानते हो कि ये उसकी इक्वेशन को, उसके कोऑर्डिनेट जो हैं उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप एक चीज और जानते हो, मैंने जब कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि कोऑर्डिनेट आप कैसे लिख सकते हो। अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट में r, थीटा लिखता हूँ। ठीक है, जबकि ये आपका एंगल थीटा आएगा, और इसी को जस्ट मैं अपोजिट साइड में बढ़ा दूं, तो अपोजिट साइड में अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो इसके कोऑर्डिनेट को आप कैसे लिख सकते हो, अगर ये P डैश पॉइंट हो जाए तो ये एंगल पूरा कितना और घूम जाएगा, पाई एंगल। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, यही तो होगा ना। तो मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, मान लो ये आपका O है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो तो आपकी OP डैश है, तो ये आपका OP डैश हो जाएगा, और एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई, ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना। बट अगर मैं इसी पॉइंट को, जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि R पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, अब ये पॉइंट मेरे पास है, अब इसको ये एंगल तो यहाँ पे थीटा प्लस पाई है, बट अगर मैं इसी को फिर वापस वहां पे रिप्रेजेंट करूं, P पर रिप्रेजेंट करूं, तो P के ही कोऑर्डिनेट को आप कैसे भी लिख सकते हो, -r, पाई प्लस थीटा। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो समझ में आया ना। अगर मैं यहाँ पर r, थीटा ले रहा हूं, अगर मैं r, पाई प्लस थीटा लूंगा तो वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, P डैश पर।
बट अगर मैं माइनस आर कोमा पाई प्लस थीटा लूंगा तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, वापस इसी पॉइंट पी पर आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैन ऑल्सो बी expressed as माइनस आर कोमा पाई प्लस थीटा। ठीक है, माइनस R1 किया है तो मैं इसको माइनस R1 कोमा पाई प्लस थीटा 1 कर देता हूं। देयरफॉर अब अगर ये पॉइंट जैसे P पॉइंट पहले लाई कर रहा था तो अब भी तो लाई करिएगा ही ना कोनिक पर, तो ये तब भी कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली P माइनस R1 कोमा पाई प्लस थीटा 1 ऑल्सो लाइज ऑन 1। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, माइनस का L अपॉन R1 1 प्लस E कॉस पाई प्लस थीटा 1। ठीक है, ये आपका हो गया। और आप जानते हो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का E कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो यहीं से ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, L अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस E कॉस थीटा 1। ये आपको ऐसा मिला, यानी कि जो अब मिला मुझे पॉइंट P तो वही रहा, कोऑर्डिनेट को लिखने का मेथड तरीका जो लिखने का मेथड है वो डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब वो पहले पे लाई कर रहा था तो आपको वाला मिला कोनिक, और अगर इसकी कोऑर्डिनेट मैंने दूसरे तरीके से मिला तो दूसरा कोनिक मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन जो आपकी 4 आई है, दोनों सेम कोनिक को, यानी या फिर मैं कहूँ कि ये 1 और 2 जो है वो सेम कोनिक को रिप्रेजेंट्स करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 represents द सेम कोनिक। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि ये मैंने इसको सीधे सीधे बोल दिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो पॉइंट P है उसका जो लोकस है वो सेकंड भी आ रहा है और उसी का लोकस आपका फर्स्ट भी आ रहा था, देन 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, सॉरी मैंने पॉइंट लिख दिया इसको, सेम कोनिक। इसलिए ये आपकी फर्स्ट और 2 जो है वो दोनों सेम कोनिक की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करना हो। अब एक तो ये क्वेश्चन आपको हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसी का अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ P S P डैश इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द कोनिक L अपॉन R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा विथ फोकस S, देन शो दैट 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश इक्वल्स टू 2 अपॉन L। ये हमें शो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, और जितना मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ उतना ही मोस्ट ये ईजी भी है। ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो क्या बोला है, P S P डैश इज अ फोकल कॉर्ड। पहली चीज तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि कोई भी अगर आपको फिगर दी है, कोई भी कर्व है, उसके 2 पॉइंट्स को आप किसी लाइन के थ्रू अगर मिला रहे हो तो उस लाइन को आप क्या बोलते हैं, कॉर्ड, हिंदी में से जीवा बोलते हैं। और मैं यहाँ पर फोकल कॉर्ड, क्वेश्चन में फोकल कॉर्ड लिखा हुआ है, तो फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होगा, जो फोकस से पास हो रही है, यानी एस से पास हो रही है। ठीक है ना, तो उसको हम फोकल कॉर्ड कह रहे हैं। तो हमें ऐसी पहले मैं इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये आपका हो गया, ये हो गया P S P डैश। ठीक है ना, P S P डैश ये हमने फोकल कॉर्ड कंसीडर कर लिया है। फोकल कॉर्ड कह रहे हैं तो ये फोकस से पास हो रही है, बस इतना डिफरेंस है। आपने ये वर्ड जो फोकल कॉर्ड लिखा है इसको जरा ध्यान देना है, और वैसे भी नाम P S P डैश लिखा ही है। ठीक है, तो ये एक ही लाइन पर होंगे पूरे। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट R, थीटा।
यहाँ पे आर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आर की वैल्यू होगी आपकी एस पी के इक्वल, ठीक है ना। और बल्कि मैं इसको आर न लिख करके यहाँ पर एस पी ही लिख देता हूँ, एस पी कॉमा थीटा। और जो पी डैश पॉइंट है उसमें क्या अंतर आएगा, उसमें ये लेंथ आपकी एस पी डैश हो गई, ठीक है। जो आपकी जो रेडियस वेक्टर होता है वो तो इतना हो गया, और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा भाई, ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल आपका थीटा होगा ना। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक राउंड घूम जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पाई और ऐड हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई, ये हो गया, ठीक है। अब हम पहले तो एक कोनिक की लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक, ये कोनिक की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये तो हो गई कोनिक की इक्वेशन, ठीक है। अब जो P पॉइंट है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि जब P पॉइंट, जो भी पॉइंट होता है जिस भी कर्व पे एक सरफेस पे लाई करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर भी वही होगा, P इस पे लाई कर रहा है तो P इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप इसी में ये लिखोगे, सिंस P लाइज ऑन, इस कोनिक की इक्वेशन को नंबर 1 लिख देता हूं मैं, ऑन 1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मस्ट सेटिस्फाई 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसको सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए। तो R का मतलब मैंने आपको बोला यहाँ पे SP है, तो L अपॉन एस पी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर मैंने थीटा इसको लिख दिया है, आप चाहो तो इसको अल्फा भी लेकर के चल सकते हो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको अल्फा ही कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको अल्फा कर देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक, ई कॉस अल्फा, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। L अपॉन एस पी इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली P डैश लाइज ऑन 1, देयरफॉर, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप डायरेक्टली इसको समझोगे, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन एस पी डैश इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस पाई। अब आपका ये ऐसा हो जाएगा, और आप जानते हो कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस ई कॉस अल्फा, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन मिली है, थर्ड इक्वेशन, और देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है इन दोनों का 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश, इन दोनों का एडिशन आपने फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, नाउ एडिंग 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, L अपॉन एस पी प्लस L अपॉन एस पी डैश, अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ई कॉस अल्फा माइनस ई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे L कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन एन, बस हो गया, इजी है ना। पी एस पी डैश फोकल कॉर्ड है, कोनिक की इक्वेशन कंसीडर करी, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमारे पास हमने कंसीडर कर दी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एस पी है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। बाकी एंगल मैंने अल्फा सपोज कर लिया, यहाँ पे भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मैंने इसको अल्फा कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। पी डैश इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है, तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस पी डैश अल्फा प्लस पाई, पी लाई करेगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, पी डैश लाई करेगा तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, क्योंकि आपको दिख भी रहा है आपने फाइंड क्या करना है, बस ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो पहले में तो एक पॉइंट आया, दूसरे क्वेश्चन में आपकी एक फोकल कॉर्ड आई, अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपकी 2 फोकल कॉर्ड आ रही है, ठीक है। तो अब ये 2 फोकल कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है ये भी क्वेश्चन, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, बस इतना है कि 2 कॉर्ड्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ देता हूं पहले क्वेश्चन, आप उसको देखिए।
इफ पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश आर टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स, देखो फिर आपने फोकस करना है कॉर्ड्स कैसी हैं, फोकल कॉर्ड्स हैं, यानी कि दोनों ही फोकल कॉर्ड्स फोकस से पास हो रही है, दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कोनिक के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने एसपी और एसपी डैश फाइंड किए, अब क्यूएस और एसक्यू डैश हमें और फाइंड कर देने और दोनों की इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन का सम करना है, और ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ये हमें शो करना है। कांस्टेंट में वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक पहले मैंने ये आपका कोनिक कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये कोनिक कंसीडर किया हुआ है। इस कोनिक में मैंने आपकी एक फोकल कॉर्ड कंसीडर कर लेते हैं, पी एस पी डैश, पी एस पी डैश। ठीक है ना, और दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी क्यू एस क्यू डैश, यही तो दिया ना क्वेश्चन में, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हम यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एस पी कॉमा एल्फा, कंसीडर कर लेते हैं ये एंगल आपका क्या आ रहा होगा, एल्फा। ठीक, ऐसी फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस क्यू कॉमा, अब ये एंगल कितना है 90 का, तो ये अल्फा और ये 90, यानी क्या हो गया 90 प्लस अल्फा। ठीक, फिर अगला दोनों, भाई फोकल कोऑर्डिनेट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दिख नहीं रहा होगा फिगर में, लेकिन ये एंगल भी क्या है आपका क्वेश्चन में दिया है, उसके हिसाब से आप देखते हुए चलोगे। तो ये एंगल भी कितना लिया हमने, ये एंगल भी कितना होना चाहिए 90 का, 90 और आपने ऐड कर देना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एस पी डैश कॉमा, देखो ये अल्फा था, ये 90 ये 90, यानी टोटल क्या हो गया आपका पाई प्लस अल्फा। ठीक है, फिर ये एंगल भी क्या है 90, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एस क्यू डैश कॉमा पाई बाई 2, भाई 90 90 90, तो यानी टोटल कितना हो गया आपका 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये टोटल हो गया। ठीक है ना, समझ में आया इतना, ये सबके तो एक एंगल निकल गए। फिर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कंसीडर किया, एक कोनिक की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। फिर पी पॉइंट इस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट इसे सेटिस्फाई करेंगे, ऐसी क्यू लाई करेगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसी पी डैश, फिर ऐसी क्यू डैश, फिर ऐसी हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, इफ पी लाइज ऑन, अब इतना आप समझ गए हो ना, तो मुझे पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे तो पूरी थोड़ा सा उसको समझाते हुए लिखना। इफ पी लाइज ऑन 1 देन क्या हो जाएगा, एल अपॉन एस पी इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा। ठीक है ना, इफ क्यू लाइज ऑन 1 देन क्या हो जाएगा, एल अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस, क्या आएगा पाई 90 यानी पाई बाई 2 प्लस अल्फा। अब ये ऐसा आएगा, और कॉस 90 प्लस क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, ये हो जाता है 1 माइनस साइन ई तो रहेगा और साइन अल्फा। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर इफ पी डैश लाइज ऑन 1 तो क्या हो जाएगा, तब इस कंडीशन में आ जाएगा आपका एल अपॉन एस पी डैश इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस, अब यहाँ पे एंगल कितना हो गया था ये पाई प्लस अल्फा, तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आएगा 1 माइनस का ई कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। फिर ऐसी अब क्यू डैश के लिए, इफ क्यू डैश लाइज ऑन 1 देन क्या हो जाएगा, एल अपॉन एस क्यू डैश इक्वल्स टू 1 माइनस, अब यहाँ पर एंगल है 3 पाई बाई 2, 1 प्लस ई कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस
अल्फा, तो 3π/2 प्लस अल्फा है, तो ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो क्या होता है, कॉस वाला पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस ई साइन अल्फा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब जैसा आपने फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए चलोगे, जैसा आपने प्रूव करना चाहिए। तो प्रूफ में आपका 1/PS डॉट SP डैश, तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन और आपकी जो फोर्थ इक्वेशन है दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम 2 and 4 देखो क्या हो जाएगा आपका ये L/SP L/SP डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे था 1 प्लस ई कॉस एल्फा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस ई कॉस एल्फा, तो क्या बनेगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है ना, इसमें से आप एल स्क्वायर हटा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा SP इंटू SP डैश 1 माइनस ई स्क्वायर, आप रख भी सकते हो हटा भी सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/L स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हो गई, आप इसको कुछ और नेमिंग कर देते हैं, इसको 6 नंबर लिख देते हैं। सिमिलरली फ्रॉम आप कौन सी हुई, थर्ड और फिफ्थ, फ्रॉम 3 and 5 क्या हो जाएगा L/SQ और क्या हो जाएगा L/SQ डैश, तो ये क्या मिलेगा हमको 1 माइनस का ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ये हमें इतना मिलेगा। ठीक है ना, ये आपकी हो गई। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करके लिखता हूँ, इसको लिख रहा हूँ 7th इक्वेशन, ऐड करना है दोनों को। नाउ एडिंग 6 and 7, एडिंग 6 and 7 क्या हो जाएगा L स्क्वायर 1/SP इंटू SP डैश प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आपने इन दोनों को भी ऐड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, कॉमन आएंगे ना, और ये आपका 1 हो जाता है, यानी क्या बचेगा, सॉरी 1 और 1 ऐड होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 माइनस क्या हो गया ई स्क्वायर, यानी कि ये मिला हमको फाइनल 1/SP इंटू SP डैश प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश। ठीक है, और ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ई आपका कांस्टेंट होता है किसी एक कोनिक के लिए, एल कांस्टेंट होता है, यानी कि ये पूरा जो रिजल्ट है हमें जो दिख रहा है ये क्या है कांस्टेंट, तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ये भी कोई ऐसी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी टाइप का है, मैं उसको लिख देता हूँ, आपने उसको करना खुद ही है। ठीक है ना, आप उसको खुद ट्राई करें, खुद थोड़ा सा दिमाग उसमें अगर आप लगाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इन एनी कोनिक prove that the sum of the reciprocals of two perpendicular focal chords is constant। तो वही है रेसिप्रोकल ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स। रेसिप्रोकल मतलब जैसे ये 1/SP आपने किया इस तरीके से, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये सम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को, आप इसे ट्राई खुद करें। यहाँ पे SP लिया तो यहाँ पे पूरा PP डैश और QQ डैश आना चाहिए, मतलब 1/PP डैश प्लस 1/QQ डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका ही हुआ। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अब हमें इस क्वेश्चन को और देखना है।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में आपका ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद टॉपिक है कॉर्ड हो गया और टेंजेंट हो गया, पोलर हो गया, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। और वहाँ पे करीब 8-10 क्वेश्चन हैं, जैसे ये 4-5 क्वेश्चन इधर हो गए, 8-10 क्वेश्चन हुए, बस इतना आपने कर लेना, सफिशिएंट हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना सब कर लिया अगर आपने तो उम्मीद तो है कि आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने क्वेश्चन करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। शो दैट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक L/R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा करस्पॉन्डिंग टू द फोकस। अब ये आप लाइन पर ध्यान दो, करस्पॉन्डिंग टू द फोकस, करस्पॉन्डिंग टू द फोकस अदर देन द पोल इज दिस, ठीक है। हमें कोनिक के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। कोनिक आपको ये दिया है, जबकि जो आपने फोकस लेना है वो, जैसे आप जानते हो ना, जैसे पैराबोला होता है उसमें तो एक ही फोकस होता है, लेकिन इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। तो उसमें 2 फोकस में से कौन सा फोकस, और 2 फोकस होंगे तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होंगी, ये भी तो पता होगा ना, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी 2 आएंगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है स्पेसिफिकली कि हमें कौन सी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। हम जिस पॉइंट को, जिस फोकस को एज अ पोल लेकर के चल रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरे फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पर अब जैसे सारे मैंने डेरिवेशन भी आपको पैराबोला को लेते हुए समझाए, अब यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में स्पेशली इलिप्स को लेते हुए चलना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 2 फोकस की बात हो रही है, तो मुझे अब इसका यूज करना ही पड़ेगा इलिप्स का। तो मैंने यहाँ पे एक इलिप्स कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। और आप इसका एक फोकस तो मैं ये ले लेता हूँ S, एक फोकस में ये ले लेता हूँ S डैश, ठीक है। दोनों मैंने इसके फोकस ले लिए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स मैंने बोला आपसे 2 होती है ना, एक तो इस वाले फोकस के करस्पॉन्डिंग होगी और एक इस वाले फोकस के करस्पॉन्डिंग इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 फोकस है, आपको डायरेक्ट्रिक्स कौन सी बतानी है। शो दैट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक करस्पॉन्डिंग टू द फोकस अदर देन द पोल। अगर मैं इसको पोल कंसीडर करता हूं, इस S को, इस फोकस को पोल कंसीडर करता हूं, तो मुझे ये वाली डायरेक्ट्रिक्स नहीं फाइंड करनी है। मुझे कौन सी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, इसके जो दूसरा वाला फोकस है उसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है। समझ में आया क्वेश्चन। अगर मेरे पास ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये होती, तो मुझे ये फाइंड नहीं करनी है। अगर मैं इसको एज अ पोल लेकर के चल रहा हूं, तो मुझे दूसरी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इस साइड वाली, उसकी इक्वेशन इतनी प्रूव करनी है। समझ में आया क्वेश्चन। तो आप देखो बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जितना आपने अभी तक के उसमें देखा है। लेटस रेक्टम क्या होता है, बाकी रेशो वगैरह, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, वो सब चीजें वही हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, ये आपका क्या हो जाएगा, LS L डैश, जैसे आप अभी तक कहते आ रहे हो लेटस रेक्टम, खाली SL बोलते हैं तो सेमी लेटस रेक्टम, वो भी वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया, और ये आपका Z पॉइंट हो गया। अब यहाँ S डैश है तो मैंने यहाँ पे भी Z डैश कंसीडर कर लिया। और मैं आपसे हर जगह पर एक चीज़ कहते आ रहा हूँ कि जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर एक आपको करंट पॉइंट कंसीडर करना है। मुझे इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। अक्सर हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम P पॉइंट कभी कहीं मान ले रहे हैं, कभी कहीं मान ले रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे P पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। उसके लिए यही तरीका है कि हमें जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जिस लाइन की, जिस सरफेस की, जिस बाउंड्री की इक्वेशन फाइंड करनी है, वहां पर उसको पॉइंट को, करंट पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। करंट पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने P पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया। समझ में आया ना, मैंने P पॉइंट यहाँ कंसीडर नहीं किया, P पॉइंट को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है।
तो अब मैं इसको इससे ज्वाइन भी करा देता हूँ। ये आपका ज्वाइन भी कर दिया हमने, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, आर कोमा थीटा, जैसे मानते हुए आ रहे हैं, जैसे सपोज करते हुए आ रहे हैं, आर कोमा थीटा वो हमने कर। अब बट यहाँ पर ये जो थीटा एंगल होता है, ये जो थीटा एंगल है वो कौन सा हुआ, वो थीटा एंगल हुआ ये वाला। तो ये एंगल क्या हो गया आपका, पाई माइनस थीटा। ये पूरा एंगल पाई होता तो ये पाई माइनस थीटा ही तो हुआ, ठीक है ना। और कुछ चीजें आपको पहले से मालूम है, उन चीजों का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो, एक आपको मालूम है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये एस एस डैश, दोनों जो फोकस होते हैं इलिप्स के केस में, इनके बीच की जो लेंथ होती है वो होती है 2AE। ई तो आप जानते हो इसेंट्रिसिटी, और ए का मतलब क्या हुआ, आपको ये भी याद होगा कि इलिप्स है तो उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी होते हैं। तो जो स्मॉल ए होता है वो मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, और जो स्मॉल बी होता है वो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, ठीक है ना। तो ये वही है। तो ये जो वैल्यू होती है, अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना समय भी नहीं है, मुझे आपको ये बहुत जल्दी से जितना पॉसिबल हो सके उतना बताना है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल एस एस डैश इक्वल टू 2AE। आप देखो, मुझे फाइंड करना है, मुझे इंटरेस्ट ये इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए जो एस जेड डैश और पी है, क्योंकि मुझे पी से तो मतलब है, मुझे इसी की तो इक्वेशन निकालनी है। तो मैं इस ट्राइंगल से आगे बढ़ता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल एस जेड डैश पी, फ्रॉम ट्राइंगल एस जेड डैश पी। यहाँ पर अगर हम लेते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, यहाँ से बताओगा, बेस तो ये हो जाएगा और 90 ये है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है आपका ये एस पी आएगा। तो ये कितना बचेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एस जेड डैश अपॉन एस पी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से एस जेड डैश इक्वस टू आएगा एस पी कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि एस पी कितना है आपका आर, कॉस पाई माइनस थीटा 180 से छोटा एंगल होगा, तो क्या होता है भाई, आपका 180 से छोटा एंगल कॉस में है, तो ये क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, एस जेड डैश। ये आपका अभी तक रिजल्ट आया, बट अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पे इक्वेशन जो है डायरेक्ट्रिक्स की इस तरीके से आई हुई है, ठीक है ना। तो अभी एस जेड डैश के बारे में हमें और थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी, तब हमें डिटेल इसके बारे में पता चलेगी, ठीक है ना। तो अब हम लिख देते हैं, नाउ टू फाइंड एस जेड डैश। अब एस जेड डैश को फाइंड करना है तो वो कितना होगा, देखो एस जेड डैश यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये दो वैल्यूज के सम के इक्वल दिख रहा है, एस एस डैश प्लस एस डैश जेड डैश, ठीक है। एस एस डैश मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये किसके इक्वल होता है, 2AE के। और जितना मैं एस डैश और जेड डैश की बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, उतनी ही डिस्टेंस एस जेड की भी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, जितनी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में यहाँ डिस्टेंस है, उतने इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी डिस्टेंस होगी। तो इसको मैं एस जेड भी लिख सकता हूँ। और पिछले कई पार्ट में आप पढ़ चुके हो, जो एस जेड होगा वो किसके इक्वल आएगा, एस जेड की जो वैल्यू है वो ln की इक्वल आएगी, 2AE जो है वो किसकी इक्वल आएगा, ln के। और ln को अगर आपने लिखना है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, अब मैं बार बार डिटेल में पूरी नहीं जाऊंगा, आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, SL अपॉन E, और SL की जो लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी L, यानी कि स्मॉल l अपॉन E। समझ में आ रहा है ना कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम। ये रिजल्ट क्या चल रहा है, एस जेड डैश, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस सेकंड से जो रिजल्ट आया उसको हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट इन
1, अगर 1 में पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2ae प्लस एल अपॉन ई इक्वल्स टू माइनस का r cos थीटा। ठीक है, अब मैं इसको भी यहीं पे रुकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसको और थोड़ा हमें डीपली इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो आपका रिजल्ट प्रूव करने को आ रहा है उसमें क्या क्या चीजें नहीं है। एल आ रहा है, हमारे रिजल्ट में भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, वो भी ठीक है, थीटा भी आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, ठीक है, क्या नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। यहां से हमें ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाने के लिए हमें अब आगे कुछ थोड़ा सा भूतकाल में जाना पड़ेगा, पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगी ये चीजें। ठीक है ना, तो देखो आपने पढ़ रखा है एल जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अगर याद ना हो तो आपको थोड़ा 11th क्लास में 11th क्लास की बुक को देखना पड़ेगा, या फिर अभी आपको बता रहा हूं तो अभी आप इसको ऐसे ही देखो, फिर बाद में और डीपली इसको देखना कि रिजल्ट कहाँ से आता है, रिवीजन भी हो जाएगा, उससे अच्छी बात होती है। 1 माइनस ई स्क्वायर, जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला होता तो यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता। ठीक है ना, तो ये आपका इतना हो गया। मैं इसको अब यहाँ से देखूं तो ए से ए कैंसिल होगा, तो यानी ए 1 माइनस ई स्क्वायर आपका ये बच गया। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से अगर ए को फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला ना हटाना क्या है, वो चीज हमने देख ली। ए को हटाना है क्योंकि बाकी सब तो हमारे काम के हैं ही, क्योंकि वो आ रहे हैं रिजल्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा एल अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए मिल गया। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। आपको दिख रही होगी ये थर्ड इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन में इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 3। थर्ड इक्वेशन में इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए की जगह पर एल और वहां पर है ई अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस एल अपॉन ई इक्वल्स टू माइनस का आर कॉस थीटा। ठीक है ना, अब देखो इसके आगे तो आपने सोल्यूशन करना है, मतलब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ से देखो जैसे आप इसमें लो कि मैं इसमें एल कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका क्या 2e, और एलसीएम कितना ले सकते हैं हम 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई, ये हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा आपका ई तो है ही 1 माइनस ई स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का आर कॉस थीटा, ये हो गया। तो क्या बचा माइनस ई स्क्वायर, और ये सब कुछ सॉल्व करते हुए बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू में ये आएगा आपका ई, और ये क्या है माइनस का आर कॉस थीटा। ठीक है ना, जो रिजल्ट प्रूव करना है बस उसमें एल अपॉन आर आ रहा है हमारे पास, ये है तो आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हो एल अपॉन आर, माइनस का साइन वहीं छोड़ देते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस ई स्क्वायर, यही रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है ना, बस यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन में कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट यूज हुए हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सिर्फ उन्हीं को टच किया है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैंने ये जितने मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने इसमें किए हैं। आपको कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा लगता हो कि वो आया हुआ है, या किसी के पास अनसॉल्व का कोई क्वेश्चन हो जो उसको दिख रहा हो कि ये आया हुआ है और शायद मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, तो मुझे आप ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको करके आपको दे दूंगा 2D से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप उसमें ये कहो कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतने से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, अगर आप सोचो कि मैं ट्रेसिंग से रिलेटेड करा सकूँ तो ट्रेसिंग वाला पोर्शन यहाँ पे जो 2D में ट्रेसिंग होती है वो पोर्शन आपको सिलेबस में पुराने अनसॉल्व में दिखेंगे, लेकिन वो अभी सिलेबस में आपके मेंशन नहीं थे और वो पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी जल्दी कुछ हो सके। ठीक है ना, तो फिलहाल जितना मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आया हो और वो छूट रहा हो तो वो आप मुझे बताना। तो बाकी हम करेंगे अब सेकंड लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।